नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधायी समीक्षा का आह्वान। चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों हैं, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के तहत 45 दिन की सीमा के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए समय समय पर विधायी समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। देखिए, मामला क्या है, तो इसमें कानूनों का मूल्यांकन करने तथा कमियों या बाधाओं की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया तथा प्रत्येक 20, 25 या 50 वर्ष में इस कानून की समीक्षा की गई। भाई, कोई भी पर्टिकुलर कानून हो, ठीक है, उसको 20 साल, 25 साल, 50 सालों में उसकी समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बदलते परिवेश में हर कानून का अपना अपना जो है समय के अनुसार जो है उसकी व्याख्या बदलती रहती है। जैसे कि सती प्रथा एक समय में जो है समाज में मनाया जाता था, क्योंकि महिलाएं स्वयं जो है वो अपने पति के अलावा किसी को जो है नहीं पसंद करती थी, तो वो जो है आत्मदाह कर लेती थी। लेकिन जब ये कानून जबरन होने लगा तो इसको बदलने के लिए फिर व्यवस्थाएं की गई। तो ये टाइम पीरियड में ये सही था, ये टाइम पीरियड में ये चीज़ गलत है। तो कभी दवा, कोई दवा जो होती है, कभी कभार वो जो होती है आपके समय और परिस्थितियों के अनुसार जो है उसका एक्सपायरी डेट भी आ जाता है। इसी प्रकार जो है उसमें परिवर्तन होना जरूरी है और परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसी को लेकर के ये जो है आया हुआ है, करंट अफेयर का सीरीज है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है क्या होता है, हम देख लेते हैं। 1951 में आया था। आरपीओ एक्ट जो है 1951 का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निर्वाचन प्रणाली को विनियमित करता है। आरपीए अधिनियम की प्रमुख प्रावधान क्या है, तो इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा तथा राज्य विधान परिषदों के लिए सीटों का आवंटन की रूपरेखा दी गई है। यह अधिनियम निर्वाचन के प्रयोजनार्थ निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को नियंत्रित करता है। यह मतदाताओं की योग्यता एवं अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है तथा मतदाता सूची तैयार करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम 1951 की धारा 81 में प्रावधान है कि परिणाम की घोषणा के 45 दिनों के भीतर परिणाम को चुनौती देने वाले निर्वाचन याचिका दायर की जानी चाहिए। यह अवैध प्रथाओं, भ्रष्टाचार, निर्वाचन विधियों के उल्लंघन जैसे आधारों पर दायर किया जा सकता है और इसे निर्वाचन क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए। विधायिका द्वारा कानूनों की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, कमियों की पहचान करना, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार कारण समय के साथ कानून की प्रासंगिकता खो सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था इस बारे में। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा आवश्यक है कि वे अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करते हैं, आवश्यक संशोधन या निरसन की अनुमति देते हैं कि नहीं देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आईटी अधिनियम 2000 में उन साइबर अपराधों से निपटने के लिए संशोधन किया गया जो पूर्व में प्रचलित नहीं थे। कानून की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना, समय समय पर समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून प्रासंगिक, प्रभावी और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। वे कानूनी प्रभावकारिता और सार्वजनिक हित पर ध्यान केंद्रित करने को सुनिश्चित करने हेतु जल्दबाजी में या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित कानूनों को भी संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में शराब विरोधी कानून लागू होने से जमानत आवेदनों में वृद्धि हुई और राज्य की न्यायपालिका के ऊपर अतिरिक्त दबाव में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार राजस्थान में नागरिक समाज संगठन की गौ हत्या रोकने के लिए संस्थाओं पर छापे मारने का अधिकार देने वाले कानून से सत्ता के संभावित दुरुपयोग और संस्थागत अखंडता के उल्लंघन के बारे में यह चिंताएं उत्पन्न हुई है। अब देखिए, जैसे ऊपर है वहाँ पर बताया इन्होंने कि बिहार में जो कानून बनाया गया है शराब का उल्लंघन, तो आपने इसको कानून को बना दिया है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि ये व्यक्ति शराब जो है पी रहा है, इसको चलो जेल में बंद करो, तो अंत में न्यायपालिका में मामला जाएगा। तो आप जो है एक प्रतिरोध जो है एक छोटे लेवल पे ही आप उठा दे रहे हो, तो अन्य मुद्दे कहाँ रह जाएंगे फिर ना, तो अतिरिक्त न्यायालय पर दबाव बनेगा। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर आईटी अधिनियम में भी कुछ संशोधन किए गए थे कि कानून की प्रभावकारिता को लेकर के, ठीक है। जैसे भाई गुटखा बैन किया गया है,
गुटखा भी कहीं कहीं झारखंड में भी गुटखा बैन किया गया है। तो वहाँ पर भी किसी की थैली में जो गुटखा पाया जाए तो उसको अनाज जो है उसको उठा के बंद कर दिया जाएगा, राजस्व सॉरी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत। तो इसका मतलब यह है कि यदि किसी चीज़ को आप रोकते हैं तो उसके भी ड्रॉबैक भी उपलब्ध होते हैं और उसकी जो है उल्लंघन भी उपलब्ध हो रहा है। अनापेक्षित परिणामों को संबोधित करना। आवधिक समीक्षा उन क्षेत्रों की पहचान कर सकती है जहां कानून अनजाने में न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 81 जो 45 दिन में की सीमा प्रक्रियागत बाधाओं के कारण वैध निर्वाचन संबंधी विवादों को कम कर सकती है। देखते हैं इसमें क्या है। जवाबदेहिता में सुधार। नियमित समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कानून अपने मूल उद्देश्यों एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप बने रहें। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं के लिए उनके पतियों या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन इसकी दुरुपयोगिता की आलोचना की गई। बदलते परिवेश में देखिए क्या स्थिति है कि लोग जो है वसूली का एक ठेका बना लिए हैं कि आप उसके ऊपर 498 लगा दीजिए। हर मामले में 498 लग रहा है और ये बात जो है कानून के जानकार भी जानते हैं इस चीज़ को। वैश्विक मानक। कई लोकतांत्रिक राष्ट्र यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित विधायी समीक्षा करते हैं कि कानून अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए गोपनीयता एवं नागरिक स्वतंत्रता पर चिंताओं को दूर करने के लिए अमेरिकी पैट्रियट अधिनियम के समय समय पर संशोधन किया गया। अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून का आवधिक संशोधन। यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड तथा वेल्स के विधि आयोग को मौजूदा कानूनों की नियमित समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। इसकी सिफारिशों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए, जैसे कि जादू टोना अधिनियम 1735 को निरस्त करना, जो पुरातन कानूनों के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलियाई विधि सुधार आयोग नियमित रूप से कानूनी ढांचे की व्यवस्थित समीक्षा करता है और विधायी संशोधन के लिए सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि समकालीन मुद्दों के समाधान में कानूनी प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे। कानूनों की अवधि समीक्षा करने में चुनौतियां क्या हैं? तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। विधायी समीक्षा कभी कभी राजनीतिक एजेंडों से प्रभावित होती हैं, ऐसे जिसके परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण संशोधन होते हैं जो सार्वजनिक कल्याण के स्थान पर निर्वाचन संबंधी हितों की पूर्ति करते हैं, जिससे समीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता में कमी हो जाती है। न्यायिक अतिक्रमण क्या है? तो कभी कभी न्यायपालिका पर कानूनों की समीक्षा करते समय अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने तथा समीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC मामले में वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी अधिनियम को रद्द कर दिया गया, जिसका उद्देश्य कार्यपालिका को शामिल करके न्यायिक नियुक्तियों में सुधार करना था। कानूनी जटिलता। कई कानून एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और साथ ही अलग अलग संशोधन में अपेक्षित परिणाम हो सकते हैं या मौजूदा कानून के दबाव साथ टकराव भी हो सकता है, जिससे कि समीक्षा प्रक्रिया में जटिलता हो सकती है। अब जैसे उदाहरण के लिए पोक्सो अधिनियम तथा IPC के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कानूनी प्रावधानों में विसंगतियां ये भी देखने को मिली हुई हैं। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं और इस पर जो है कवर अप होना चाहिए। सीमित सार्वजनिक भागीदारी। विधायी प्रक्रिया और विधिक पहलुओं के बारे में लोगों की समझ सीमित होने से समीक्षा प्रक्रिया का प्रभाव सीमित हो सकता है। उदाहरण के लिए आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए गठित रणबीर सिंह समिति की कानूनी सुधारों के लिए परामर्श प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बहुत सीमित थी, जिससे सुधारों में समावेशिता और व्यापकता के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो। भारत में विधिक सुधार से संबंधित संस्थाएं प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, राष्ट्रीय संविधान कार्यकारण समीक्षा आयोग NCRWC, डॉक्टर रणबीर सिंह के नेतृत्व में आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति 2020 में, और भारत का विधि आयोग।
आगे की राय क्या है, मतलब आगे क्या हो सकता है, इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, भविष्य क्या है इसका। तो भारत की विधि आयोग को मजबूत बनाना, क्योंकि भारत में आवधिक विधायी समीक्षा के लिए समर्पित निकायों का अभाव है, इसलिए भारतीय विधि आयोग जैसी संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता एवं संसाधनों के साथ मजबूत बनाने में विधिक सुधारों की गुणवत्ता एवं स्थिरता में वृद्धि हो सकती है। ये तो होने से नहीं, क्योंकि आपको नेता करने ही नहीं देंगे सुधार, तो क्या करेंगे। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी से समीक्षा प्रक्रिया उन्नत हो सकती है। सार्वजनिक परामर्श के लिए MyGov जैसे प्लेटफॉर्म एवं कानूनों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु AI जैसे उपकरण विधि निर्माण में दक्षता के साथ नागरिक सहभागिता में सुधार कर सकते हैं। संसाधन आवंटन, सरकार को क्रियान्वयन में सुधार के क्रम में सिविल सेवकों, न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तकों के लिए विधिक सुधारों, समीक्षाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों हेतु समर्पित बजट आवंटित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, भारत को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, एक सेकंड रुक जाइए, फ़ोन आ गया है तो एक सेकंड रुक जाइए अभी। तो इसके बाद संसाधनों का आवंटन देखते हैं। सरकार को क्रियान्वयन में सुधार के क्रम में सिविल सेवकों, न्यायाधीशों और कानून प्रवर्तकों के लिए विधिक सुधारों, समीक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों हेतु समर्पित बजट आवंटित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, भारत को अपने कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना, जैसे कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के मामले में देखा गया कि चाहिए कि ताकि पर्यावरण और प्रौद्योगिकी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके। अब यहाँ पर देखिए, भारत का विधि आयोग यह विधिक सुधारों पर शोध करने एवं सिफारिश करने के लिए एक गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय है। ठीक है, यह निश्चित कार्यकाल तक कार्य करता है तथा सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। प्रथम विधि आयोग चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में गठित हुआ था, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता IPC और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की संहिताकरण की सिफारिश की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। सितंबर 2024 में 23वें विधि आयोग का गठन 3 वर्ष के लिए अवधि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2024 तक के लिए किया गया है। 23वां विधि आयोग है। यह अप्रचलित विधियों को निरस्त करने की समीक्षा एवं सिफारिश कानूनों करने तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु नए कानून का प्रस्ताव करने के साथ न्यायिक प्रशासन के मुद्दों पर जो है सरकार को सिफारिशें देता है। निष्कर्ष इसके क्या हुए भाई, जब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में सारी चीज़ें आई हैं, उसमें क्या सुधार आना है और 81 में क्या दिक्कतें हैं, 84 में क्या दिक्कतें हैं, तो इसको देख करके इसका निष्कर्ष क्या निकला इतना पढ़ने के बाद। तो समय समय पर विधायी समीक्षा को संस्थागत रूप देकर भारत एक गतिशील विधिक ढांचे को बढ़ावा दे सकता है, जिससे सामाजिक आवश्यकताओं, लोकतांत्रिक आदर्शों एवं वैश्विक मानकों को पूरा किया जा सके। न्यायिक घोषणाएं और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं इस प्रयास में मानदंड के रूप में कार्य करती हैं। देखिए, बात ऐसी है, इतने निष्कर्ष में ये चीज़ निकल करके आया कि हम किसी भी कानूनों में यदि परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन उस पर्टिकुलर क्षेत्र को देखते हुए साथ साथ विदेशों को भी आप समीक्षा करिए, क्योंकि विदेशों में क्या कंडीशन चल रहा है, हमारे देश के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, सभी को एक खाका खींचिए, उस लाइन के पैमाने पर आप रख करके देखिए। नियमों को बनाना जो है लोगों के लिए बनाया गया है, लोगों समाज के लिए नियम को बनाया गया है। यदि समाज के अनुरूप वो नियम चल रहे हैं तो वो सही हैं। अब समाज में जो बुरी चीज़ें हैं उसको मानवता के कसौटी पर रखना भी हम लोगों को ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकलता है कि हम नियमों में परिवर्तन निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि ये सामाजिक बदलाव जरूरी होता है, क्योंकि समय के साथ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसके साथ नियमों में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, दृष्टि मेंस प्रश्न में क्या लिखा है, तो भारत में समय समय पर विधायी समीक्षा क्यों आवश्यक है तथा कौन सी चुनौतियाँ इसके क्रियान्वयन में बाधक पड़ती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ये कल जो है हमारा जो है हम देखेंगे फिर अगला टॉपिक।